थैंक यू एवरीवन एंड हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सेशन रहा है और टॉपिक भी है प्रीलिम्स का, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या होता है, लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है। जैसे कुछ सब्जेक्ट एरियाज है, क्योंकि यूपीएससी हैज बीन वेरी अनप्रिडिक्टेबल इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो we'll be seeing questions on science and tech and current. So just wanted to know कि अगर आपने पेपर देखा हुआ है अभी तक, ओवरऑल तो हमने देख ही लिया, कैसा लगा साइंस एंड टेक का क्वेश्चन पेपर आप सब लोगों को? व्हाट इज द जनरल आइडिया, क्या फील है साइंस एंड टेक को लेके? डफ, इजी, मॉडरेट, क्या लग रहा है? मॉडरेट। बायोलॉजी से बेस्ड, लाइफ साइंसेस बेस्ड क्वेश्चंस काफी थे, जो कि एक्सपेक्टेड है कंसिडरिंग कोविड सिनेरियो था। Yeah, so just wanted to tell you there is a parallel analysis going on just in English on the same channel. There is a stream जो चल रही है, वो सिर्फ इंग्लिश के लिए भी चल रही है, तो आप देख सकते हैं। दिस इज अ बाइलिंगुअल एनालिसिस, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में बोला जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग एक कर्सरी ओवरव्यू दे रहे हैं आपको ऑन टॉपिक्स, एंड जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है विथ सोर्स एंड योर पीडीएफ विल फॉलो इन दी स्पेशल क्लासेस, जो कि आपकी इवनिंग में होने वाली है। तो काफी लोग जो है इजी बोल रहे हैं, बट आई बेग टू डिफर अ लिटिल कि इजी इसलिए नहीं बोल सकते साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कंपैरेटिवली। अगर मैं बोलूं, देखो बाहर आके बोलना इजी, बहुत इजी है, बट एग्जामिनेशन हॉल में उस प्रेशर में, ठीक है, उसको सॉल्व करना इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। क्योंकि उसमें कई बार क्या होता है, चीजें ऐसी होती हैं जो आपको लगता है सही है, बट शायद वो उतनी सही नहीं निकल के आती, और एग्जाम में यू टेंड टू मेक अ मिस्टेक जल्दबाजी के अंदर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो पहला सवाल जैसा कि आपको दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मस्कीटो रिपेलेंट? मच्छर भगाओ। ठीक है, आजकल डेंगू बहुत फैला हुआ है, आप लोग ध्यान रखिए अपना। ठीक है, डेंगी, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सब जो है बहुत ज्यादा आपके फैले हुए हैं, तो आप लोगों को भी जरूरत है कि आप लोग ध्यान रखें इस वजह से। वन सेकेंड। तो इसमें जो सवाल है पहला, कि इसमें से कौन सा आपका नेचुरल मस्कीटो रिपेलेंट है? अब इसमें लेमन ग्रास आप देखेंगे फ्रेग्रेंस के लिए यूज होता है, और इसको कुकिंग में भी यूज करते हैं हम लोग। लेमन ग्रास जो है आपका, वो आपका कुकिंग में भी यूज होता है, डिशेस में एंड क्यूजीन में काफी यूजेस होते हैं। और ये जो लेमन ग्रास दिया हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मस्कीटो रिपेलेंट? इसमें कांग्रेस ग्रास है, इसका यूज करा जा सकता है, बट वो नेचुरल नहीं है, उसमें सिंथेटिक आर्टिफिशियल चीजें डाली जाती हैं कई बार। तो कांग्रेस ग्रास इसका आंसर नहीं है। लेमन ग्रास जो है वो आपका मोस्टली यूज होता है नेचुरली, आप इसको कई बार यूज करते हो, फ्रेग्रेंस के लिए भी होता है, खाने में इसको यूज करते हैं, लेमन ग्रास सूप सर्व किया जाता है, एंड इट इज अ नेचुरल मस्कीटो रिपेलेंट ऑल्सो, मतलब बहुत जगह इसका यूज होता है। तो सीधे सीधे जो है इसका आंसर जो है लेमन ग्रास आपका डायरेक्ट सवाल है। तो इसको आप थोड़ा बहुत बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत अवेयर हैं, अगर आपने चीजें देखी हुई, या फिर जैसे कई बार आपने देखा होगा अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट आते हैं एज अ मॉस्किटो रिपेलेंट, तो आप उसको देख के भी इस सवाल को कर सकते हैं। बट मेरा वही मानना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी भले ही कुछ लोगों को इजी लगा हो, या तो आप लोगों ने पेपर जो है इस हिसाब से जल्दी में देखा हो कि लग रहा है पढ़ा हुआ है। देखो डिफरेंस यही है कि क्वेश्चन आपको लगेगा पढ़ा हुआ है, बट ऑप्शन इतना ट्रिकी होगा कि आपको लगेगा यार ये तो फंस रहा है पेपर में। ठीक है, सो लेमन ग्रास है इसका। आगे बढ़ते हैं सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब आते हैं इस पे, विथ रेफरेंस टू। अब आएगा मजा, क्योंकि अब वो सवाल हैं सारे जो कि टिपिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होते हैं, बायो वाले, वैक्सीन, डिजीजेस, जो कि आपके मेजरली परेशानी दिक्कत पैदा करते हैं बच्चों के लिए। विथ रेफरेंस टू रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, कंसिडर द फॉलोइंग
statements. Genetic engineering is applied in development of these vaccines. Bacteria and viruses are used in these vectors. पहले तो ये पता होना चाहिए रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन होती क्या है। देखिए किसी भी आप जैसे कोविड वायरस की भी बात करें हम, तो उनके अंदर जो प्रोटीन होता है वही आपका जो है मल्टीप्लाई करता है। तो जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन होती है उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है और उससे क्या होता है कि उसके अंदर के प्रोटीन को हम मॉडिफाई करते हैं। मेजरली वी ट्राई टू यूज दिस वैक्सीन कि वो मिमिक करे रियल वायरस को, लेकिन हम लोग रियल वायरस का यहाँ पे ना डेड यूज पोर्शन कुछ यूज करेंगे ना ही उसका वीक पोर्शन यूज करेंगे। हमने बस उसके प्रोटीन, जो वायरस का अंदर का प्रोटीन है उसको मिमिक कर दिया है। इस वजह से क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट जो वेक्टर वैक्सीन होती हैं उनको आप बैक्टीरियल वायरल डिजीजेस के लिए तो यूज कर ही सकते हो, बट सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ट्रांसपोर्टेशन बड़ा इजी है। इसको फ्रीज करके नहीं रखना पड़ता है, ठंडा इसको स्टोर करने में इतनी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जो है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन है उसको आप जेनेटिकली मॉडिफाई करते हो और उसमें सिर्फ प्रोटीन यूज होता है वायरस का, उसका ना डेड एंड एटेन्यूएटेड फॉर्म यूज नहीं होगा। इस वजह से उसको ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना दोनों ही इजी है। सो इस वजह से हमारा आंसर जो है क्या हो गया सर, सी हो गया, बोथ 1 and 2। क्लियर है सबको? क्योंकि रिकॉम्बिनेंट मतलब रिकंबाइन किया आपने, उसको पुनः संयोजित वेक्टर वैक्सीन है, सिमिलर वैसे जैसे वायरस होता है उसके अंदर, बट उसके अंदर के प्रोटीन को आपने देखा और प्रोटीन को ही मिमिक किया, सिर्फ पूरा वायरल मटेरियल नहीं है उसमें, या बैक्टीरियल जो मटेरियल वो नहीं है। सो दोनों ही उसका आंसर होगा। ठीक है, बोथ। अगला देखते हैं क्वेश्चन, आई होप ये क्लियर है सबको। देखिए ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, अगले साल के लिए भी बहुत जरूरी होंगे। अगला, बोथ आंसर है, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। मोनिका ने आंसर दिया है, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं कि बोथ इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही बात है। नाउ वी कम टू सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, 66th क्वेश्चन है ये पेपर का आपके। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिजीजेस, ठीक है, अनुवांशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी आइदर बिफोर और आफ्टर इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। कोई बताएगा ये सवाल क्यों पूछा गया है? देखना चाहता हूं मैं कितने आप लोग करंट अफेयर्स आपने पढ़ा हुआ है। कोई भी बताए कमेंट सेक्शन में, फटाफट बताइए कि ये सवाल पूछा क्यों गया है। व्हाई इज दिस क्वेश्चन आस्क्ड, फटाफट। और सेशन को शेयर करते रहिए और लोग जुड़ते रहेंगे फटाफट। थ्री पेरेंट बेबी सुना है एग्जाम में? ये आपने सुना होगा, इसके बारे में न्यूज आई थी, थ्री पेरेंट बेबी को लेके, माइटोकॉन्ड्रियल। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल जो डिजीजेस होती हैं वो आपकी फादर से ज्यादा मदर से होने के चांसेस होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं थ्री पेरेंट बेबी। यूके में भी इसको लेके कंसर्न आया था कि भाई लेजिस्लेशन पास किया उन्होंने कि भाई 3 पेरेंट हो गए एक बच्चे के। क्योंकि देखिए ये जो आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जनरली, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल तो आपका वहीं से आ रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है आपके सेल का। तो थ्री पेरेंट बेबी के अंदर आप देखेंगे क्योंकि मदर जो है उसके थ्रू ये डिजीज जा रही है, इनहेरिट हो रही है, तो फादर से होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस वजह से स्टेटमेंट ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसलिए आपका क्या है, इसमें आपके जो है इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ के थ्रू भी इसमें बच्चे किए जाते हैं, क्योंकि मदर का वो जो पोर्शन जिससे माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज हो सकती है वो पोर्शन नहीं लिया जाता। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, थ्री पेरेंट बेबी, अगर आपने वो ध्यान दिया हुआ है। अब ये टॉपिक इतना नया नहीं है, अगर आप देखेंगे ये टॉपिक इतना नया नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक पे
सवाल जो है वो आया है अब, जबकि ये न्यूज 2017-18 से चली आ रही है। तो ये भी देखने को मिला है यूपीएससी को कि अगर न्यूज में कोई चीज थोड़ी पुरानी भी है 1-2 साल पहले, तो वो पूछ रहे हैं प्रोवाइडेड कि उसका कुछ रेलेवेंस है आज के टाइम में। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉल गार्ड, बॉल गार्ड 1, बॉल गार्ड 2 प्रौद्योगिकियों के उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? नाम सुना है इसका? कलर चेंज कर देते हो आपको। बोल वॉर्म किस में पड़ता है? ये एक तरीके की डिजीज है। ये किस में होती है, किस क्रॉप में होती है? कॉटन में सुना है, कॉटन बोल वॉर्म। सुना है बोल वॉर्म, कॉटन बोल वॉर्म? उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। तो क्या हो गया? क्लोनल प्रोपोगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट नो। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स, जीएम क्रॉप हमेशा से यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक, चाहे वो जीएम मस्टर्ड हो, चाहे वो बीटी कॉटन हो, चाहे वो आपका ब्रिंजल हो या टोमेटो, जो कि अभी यूज नहीं होता। बायो फर्टिलाइजर तो नहीं है, जब नाम ही वही है बॉल गार्ड 1, बॉल गार्ड 2 रिलेटेड टू बोलवॉर्म, कॉटन में पड़ने वाला कीड़ा। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स करेक्ट, सिंपल है। मतलब इसमें अभी तक ऐसा कोई टेंशन वाला आया नहीं सवाल, एक्सेप्ट अगर आप देखो रिकॉम्बिनेंट, अगर आपको नहीं पता है वैक्सीन तो। क्लियर सबको? चलिए, ये सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें थोड़ा चर्चा करेंगे डिटेल में। आप में से सब लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, सबने पढ़ा है स्कूल में। एक कहानी सुनते हैं पहले थोड़ा सा इसकी। कहानी ये है कि आप पहले अपने घर में खाना बना रहे हो, पानी उबल रहा है, उस पे पतीले पे ढक्कन लगा रखा है आपने। पहाड़ चले गए आप, पहाड़ पे गए तो देखा तो भाई तो खाना बन ही नहीं रहा। सवाल ये है, लिंक्ड कैसे है स्टोरी है। इन अ प्रेशर कुकर द temperature at which the food is cooked depends mainly upon which of the following, mainly upon which of the following, और बोला है प्रेशर कुकर पे। ऑफ कोर्स अंदर का प्रेशर पे डिपेंड करेगा, इवेपोरेशन पे डिपेंड करेगा, जो अंदर कन्वेक्शन हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, ज्योग्राफी में पढ़ा है आपको। एरिया ऑफ द होल इन द लिड, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, वेट ऑफ द लिड। बताओ क्या लगता है आपको? आंसर आप छोड़ो अभी, क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए? ये बोल रहा है कि आपका जो प्रेशर कुकर है, ठीक है, उसमें जो खाना है वो कितना जल्दी बनेगा, किन चीजों पे डिपेंड करेगा? हाँ, सीटी है, खाना पक रहा है। कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं। सवाल अब देखो, ये वो वन ऑफ दोस क्वेश्चंस है जिसमें थोड़ा डाउट हो सकता है और जायज भी है, मैं बताऊंगा क्यों। अगर यहां पे प्रेशर कुकर नहीं लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल इफ दे हैड नॉट रिटन प्रेशर कुकर, देन व्हाट वुड हैव बीन द सिनेरियो? देखो पहले देखते हैं कि करके। एरिया ऑफ द होल, अगर छेद बड़ा है तो स्टीम पूरी बाहर निकल जाएगी, खाना पकेगा नहीं जल्दी, दोबारा पानी डालोगे फिर गर्म करोगे बहुत टाइम लगेगा। तो डेफिनेटली एरिया ऑफ द लिड पे डिपेंड करेगा, होल पे। इफ द जो सीटी होती है, सीटी का छेद अगर आप बड़ा कर दोगे तो सारी स्टीम बाहर निकल जाएगी, तो बहुत देर टाइम लग जाएगा, फिर से खाना पानी कर वो पानी उबालोगे, फिर खाना गर्म होगा, बनेगा फिर। तो ए तो डेफिनेटली है। टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, आप गैस बढ़ा दो, गैस बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ गया तो जल्दी पकने लग जाएगा, क्योंकि उससे जल्दी ज्यादा हीट जो होगी, कन्वेक्शन चालू होगा उससे।
तो बी भी सही है। आता है जो फंस रहा है वो है वेट ऑफ द लिड पे। अब बिरयानी जिन्होंने घर में बनाई होगी उन्हें सवाल आ जाएगा समझ में। कितने लोगों ने बिरयानी बनाई है? चलो बिरयानी नहीं बनी, पुलाव तो बनाया होगा। वेज वाले जो हो, हमारे यहाँ टेक्निकल टीम के सर बैठे हुए हैं, वो भी हाथ उठा रहे हैं देखो। तो बिरयानी जो है जनरली बैचलर्स बहुत बना रहे हैं। क्या करे बेचारे, सबसे सही है चावल डाला, चिकन डाला। चलो अभी तो नवरात्र में चिकन की बात नहीं करेंगे, ठीक है, अभी वेजिटेरियन बात कर लेते हैं। वेज पुलाव, वेज पुलाव, सब्जी डाला, पानी डाला, नमक डाला, मसाले डाले, चढ़ा दिया सीटी पे, नवरात्र। तो अभी तो हम देखो नॉन वेज बात नहीं कर सकते, घर वाले भी देख रहे होंगे तो ऑफेंड हो जाएंगे। तो अब आप बात बताओ, वेट ऑफ द लिड तब फर्क पड़ेगा जब अगर आपका वो प्रेशर कुकर नहीं होता। सिंपल सी बात है कि अगर, कहां जा रहे हो सर, अगर पानी निकल रहा है, यहां पे स्टीम है, ढक्कन लगा दिया मैंने, ढक्कन जो है मैं लगा दूं, एक प्लास्टिक की प्लेट है, सुनना आप बात को ध्यान से, एक प्लास्टिक की प्लेट है, प्लास्टिक की लिड है, दूसरी लिड मेरी आयरन की है। एक प्लास्टिक की लिड है और एक आयरन की लिड है। स्टीम जब बनना चालू होगी कौन सा लिड उड़ जाएगी बताओ? सिंपल लॉजिक है। तो यूपीएससी देखो बुकिश नॉलेज पूछ ही नहीं रहा है, वो आपसे ही जानना चाह रहा है कि भाई कितना तुमने खाना बनाया है घर पे, ढंग से बैठ के तैयारी कैसे करी है, सैक्रिफाइस देके। प्लास्टिक वाली उड़ जाएगी ना, तो वेट ऑफ द लिड का फर्क पड़ा। बट वो किस में पड़ा? जब वो प्रेशर कुकर नहीं है, क्योंकि प्रेशर कुकर में आप क्या करते हो, आप जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सिटके नहीं लगा देते हो, कुंडी है उसको लॉक लगा देते हो। प्रेशर कुकर में होता है ना, आप लॉक लगा देते हो, होता है कि नहीं होता? होता है। प्रेशर कुकर में आप लॉक लगा देते हो। अब लॉक लग गया तो वो तो वैसे ही नहीं हिलेगा, प्लस उसके अगल बगल आप देखते हो कि रिम रहती है एक प्लास्टिक उसकी रबड़ की, उसलिए होती है ताकि लीकेजेस ना हो और ढंग से लॉक हो जाए वो। देख लो सवाल एग्जामिनर का, आप देख रहे हो, दिमाग देखो आप सर दिमाग देखिए आप एग्जामिनर का, उसने ये नहीं लिखा, उसने जानबूझ के प्रेशर कुकर लिखा कि कंफ्यूज हो जाओ। तो अगर प्रेशर कुकर है तो उसमें वेट ऑफ द लिड इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मेरे हिसाब से आंसर ए होना चाहिए। कुछ लोग डी भी बोल सकते हैं। अब इस पे फाइनल डिसीजन यूपीएससी का है कि वो पतीला मान रहे हैं या प्रेशर कुकर को प्रेशर कुकर ही मान रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आंसर शुड बी ए, दैट इज व्हाट आई थिंक एंड द टीम थिंक्स। बट कंसिडरिंग that this can also be a factor when then this factor is only applicable अगर हम एक सिंपल लिड की बात करें। प्रेशर कुकर में लिड का इतना लोड, अगर आप लॉक लगा दोगे तो फिर तो कोई लॉजिक है ही नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसको होल्ड करके रखेगा। रसोड़े में कौन था, पोहा बनेगा या क्या बनेगा, ये तो सर देखो यूपीएससी डिसाइड करेगा इसका। ठीक है जी, ये तो यूपीएससी ही डिसाइड करने वाला है कि पोहे बनेंगे या पुलाव बनेंगे। कौन बनाएगा वो तो देखो आप ही बनाओगे, मसाला तो देखो आपसे ही आएगा। जो मसाला है पेपर में अल्टीमेटली वो तो आप ही डालोगे, वो आपकी पढ़ाई आपकी मेहनत है, मसाला वहीं से आने वाला है। तो समझ में आ गया? मेन देखो कहानी बताने का मतलब यही है कि अगर ये लिड होता तो वो नॉर्मल पतीले के केस में तो हो जाता, like a simple lid, but in the case of a pressure cooker it is slightly different because pressure cooker में you're locking it। ठीक है, अब इस रसोड़े में कौन था ये हम नहीं जानते, ये यूपीएससी जानता है कि अल्टीमेटली ए या डी है। मेरे हिसाब से ए है, बाकी कैवियट ऐड कर दिया मैंने कि लेट्स से डी भी हो सकता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये भी सवाल बढ़िया है, मजेदार सवाल, अच्छे सवाल बनाए, मजा आ गया मुझे पेपर देख के आज। वैसे मैं हिस्ट्री वालों के सिले थोड़ा बोल सकता हूँ कि हिस्ट्री वाला थोड़ा वैसा, बट साइंस करंट अफेयर्स भाई तो मजा ही आ गया। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन डाल के मतलब बिल्कुल ही मौज ले ली आज सबने। सो अब ये बोल रहा है बताओ कि इनमें से कैसे किन चीजों को आप आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम में बना सकते हो, उपयुक्त में से किन्हें
कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। मतलब हम बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। अब आंसर छोड़ो, आप मुझे बताओ, आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, मैं देख रहा हूं यहां पे आपके कमेंट्स। बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई, किनको हम आर्टिफिशियल मीडियम में बना सकते हैं? नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल। बताइए फटाफट, क्या लगता है आपको? अब इसमें बहुत जल्दी सब लोगों का दिमाग क्या घूमेगा? कोरोना वायरस, अरे लैब में बना था। बट बात तो यहां लैब की हो ही नहीं रही, ये तो मीडियम बोल रहा है। लैब में आप नेचुरल एनवायरनमेंट भी दे सकते हो, आप आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट भी दे सकते हो। दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? लैब में, लैब में तो आप दोनों से दे सकते हो ना। लैब में you can create a natural environment also, you set up the conditions like that, you can also have a artificial medium also. So सवाल ये है कि अगर आपको बेसिक पता है कि बैक्टीरिया क्या होता है, फंजाई क्या होता है, या फिर आपके वायरसेस क्या होते हैं। वायरस को हम लिविंग नॉन लिविंग दोनों मानते हैं। क्यों? क्योंकि वायरस को सरवाइव करने के लिए होस्ट चाहिए होता है। ठीक है, वो इनएक्टिव एक्टिव फेज में रहता है, वो मरता नहीं है। ठीक है, वो क्या है, इनएक्टिव एक्टिव फेज में रहेगा वो। तो अब इसमें जनरली, अब इस सवाल में भी क्या है, लोगों को लगेगा अरे वायरस सही होगा, पर अब जाके कितने ही रिसर्च पेपर देख लो, हर जगह यही मिलेगा आपको कि वायरसेस नीड एन एक्टिव मीडियम बिकॉज दे कैन नॉट रेप्लीकेट। अगर आपका एक होस्ट ना हो, सो दैट एक्टिव मीडियम शुड बी अ बायोलॉजिकल मीडियम। बायोलॉजिकल मीडियम, जैसे ही वर्ड बायोलॉजिकल आया, जीव, गेम खत्म। बायोलॉजिकल मीडियम नहीं होगा तो वायरस सरवाइव नहीं करेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। इसीलिए अगर आपको मैं एग्जांपल देना चाहूं तो आप रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। कोरोना वायरस जो है, अब ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से फैल रहा है। आपका हाथ मिल गया, टच हो गया, क्योंकि आपके सेल्स हैं। बट वही वायरस अगर आपके रूम में, अब अगर 6 फीट के बाद कोई नहीं है तो वो गिर जाता जमीन पे। अब जमीन से तो उड़ के आपके पास आ नहीं जाएगा, कि आ जाएगा? बताओ, जमीन से उड़ के नहीं आ रहा ना, क्योंकि उसके पास एक नेचुरल होस्ट नहीं है, नेचुरल मीडियम नहीं है। सो आर्टिफिशियल मीडियम में, अब आप इसको कंफ्यूज ऐसे कर सकते हो एग्जाम में कि आपको लगेगा हम लैब में वायरस क्रिएट नहीं कर सकते। कर सकते हैं, बट लैब में भी हम वायरस आर्टिफिशियल मीडियम में क्रिएट नहीं करेंगे, नेचुरल मीडियम, बायोलॉजिकल मीडियम में क्रिएट करेंगे। ठीक है, नेचुरल बायोलॉजिकल मीडियम में क्रिएट करेंगे, आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम नहीं होगा वो। सिंथेटिक मीडियम मीनिंग केमिकल्स, या तो वो ऑर्गेनिक केमिकल्स हो दैट कैन रेप्लिकेट आवर बॉडी। ठीक है, या तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल हो जिससे हमारी बॉडी के प्रोटीन्स को रेप्लिकेट कर दे। वो बात सारी यही घूम के आ गई कि आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम में बना सकते हो, वो पॉसिबल नहीं। अब लैब में आर्टिफिशियल सेटअप में बना सकते हो। सवाल सेटअप नहीं बोल रहा है, सवाल आर्टिफिशियल सेटअप बोल ही नहीं रहा है, सवाल बोल रहा है मीडियम, स्रोत, माध्यम। सो आंसर वुड बी ए एंड बी। बैक्टीरिया, फंजाई को बना सकते हो, हमें तो यही लगता है। बाकी यूपीएससी की माया है, क्योंकि अब अगर वो ये सोचना चाह रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल लैब की बात सोच रहे हैं तो लैब का लॉजिक अलग है। लेकिन यूपीएससी स्मार्ट है, वो जानता है कि आप यही सोचोगे, क्योंकि न्यूज में क्या था, अरे ये लैब में बना था वायरस, मल्टीपल थ्योरीज आई ना। यही डिफरेंस है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और अन अकेडमी की हमारे यहाँ पे। रियल चीजें बताई जाएंगी आपको जो होंगी, व्हाट्सएप में बिलीव नहीं करते हम। ठीक है, व्हाट्सएप में बिलीव नहीं करते हम, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है। तो सिंपल बात यह है कि मीडियम क्या है। मीडियम अगर नेचुरल बायोलॉजिकल चीजों से नहीं बना है तो वो आर्टिफिशियल है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, so this was one of the good questions that came in the examination. अगला सवाल देखते हैं। हाँ, ये भी सवाल। अब भाई साहब पीएचडी कर लो आप लोग थोड़ा, मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है थोड़ा एग्जाम में आपको ना साइंस में एक तो सोशियोलॉजी में, आज हम लोग यही बात कर रहे थे सारे एजुकेटर्स कि अब यूपीएससी का थोड़ा पेपर देख के लगता है कि सोशियोलॉजी में रिसर्च कर ली जाए, पॉलिटिकल साइंस में भी कर ली जाए थोड़ी बहुत, और साइंस में तो करनी है।
हिस्ट्री में भी कर लो पीएचडी, तो बचा एक ऐसा भी में कर लो। तो अब बोल रहा है अडीनो वायरस पे आ जाओ, कह रहा है अडीनो वायरस और आपके रेट्रो वायरस। Adenovirus have a single-stranded DNA genomes, whereas retrovirus have a double-stranded DNA genomes. ठीक है, अब ये बोल रहा है एडिनो वायरस जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड है और डीएनए जो जीनोम्स होते हैं, वेराज रेट्रोवायरस जो है दे हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम्स। बताओ क्या लगता है आपको, सही होगा? सो रेट्रोवायरस आपको पता है आरएनए बेस्ड होता है, बिल्कुल सही बात। प्रवीण कुमार जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। प्रवीण कुमार बोलते हैं कि रेट्रोवायरस जो होते हैं वो आरएनए बेस्ड होते हैं। तो सर रेट्रोवायरस डबल स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है, कैसे? डीएनए अगर होगा तो डबल स्ट्रैंड होगा, और रेट्रोवायरस अगर आरएनए वायरस है तो सिंगल स्ट्रैंड होता है, तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। अडीनो वायरस जो है कॉमन कोल्ड, ठीक है, ये सब जारी बीमारियां कराता है आपका। और एड्स विच इज लाइक अ रेट्रोवायरस, एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इट्स अ रेट्रोवायरस। इसलिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यूज होती है आपके एड्स के ट्रीटमेंट के लिए। पता है ना, 90-90-90 स्ट्रेटेजी यूज होती है पब्लिक हेल्थ में एड्स के लिए, उसको हम बोलते हैं एआरटी थेरेपी। एआरटी का फुल फॉर्म है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अब यूपीएससी क्यों चाह रहा था आपको? भाई आप जब डीएम बनोगे, पॉलिसी मेकिंग में जाओगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जाओगे, पता तो होना चाहिए ना कि सरकार के प्रोग्राम कैसे चल रहे हैं, एड्स को कंट्रोल करने के प्रोग्राम कैसे चल रहे हैं। एआरटी थेरेपी होती है उसके लिए। 90-90-90 स्ट्रेटेजी बोलते हैं उसको। 90% आइडेंटिफिकेशन, सप्रेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, 90-90 स्ट्रेटेजी, सब करंट अफेयर्स है सर ये। सो अडीनो वायरस जो है दे हैव अ सिंगल स्ट्रैंड, ये लेकिन जो रेट्रो वायरस है ये आपके आरएनए बेस्ड है। बिल्कुल गलत ही स्टेटमेंट है ये। दे आर नॉन एनवेलप्ड वायरसेस बोलते हैं अडीनो वायरस को। कॉमन कोल्ड करने में भी मेन रोल रहता है इनका, बहुत सारी डिजीजेस कराने में अडीनो वायरस का रोल होता है। और कॉमन कोल्ड जो है उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अडीनो वायरस का कराने का। और वैसे तो यही है, कोविड का भी जो वेरिएंट है, पहले 6 वेरिएंट होते थे, सार्स और मर्स 5वें 6ठे थे, नया आ गया नोवल कोरोना वायरस कोविड-19, नाम चेंज हो गया, सार्स कोवी-2 बोलने लगे इसको, वो भी कॉमन कोल्ड कराता था। ठीक है, तो अडीनो वायरस वाला पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि आरएनए सिंगल वायरस सिंगल स्ट्रैंड होता है। दूसरा ऑप्शन सही है, बी ओनली इज द करेक्ट आंसर। पूरा मैंने समझा दिया आपको, एआरटी थेरेपी भी बता दी। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, बेसिक केमिस्ट्री, क्लास 6-7 केमिस्ट्री की, पानी डिसॉल्व क्यों कर सकता है सब्सटेंसेस को देन अदर लिक्विड। अच्छा, अगर आपको नहीं पता है ना ये, आप एलिमिनेट कर सकते हो उसको, है? आप एलिमिनेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ? कर सकते हैं या नहीं कर सकते एलिमिनेट? ऑप्शन ही ऐसे, एलिमिनेट कर सकते हो आप आराम से। डाइपोलर नेचर सही आंसर है, लेकिन डिस्कस करेंगे इसको। गुड कंडक्टर ऑफ हीट का पानी से क्या लेना देना है कि मतलब गुड कंडक्टर है तो डिसॉल्व कर लेगा? गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो मैं पानी डिसॉल्व कर लूंगा। पहली बात तो है नहीं, स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, पानी को गर्म होने में टाइम लगता है। ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, अब इसमें लोग फंस जाते, कुछ लोगों के फंसने के चांस थे ए और डी में, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। एक्चुअली में पानी क्या है, जो वाटर मॉलिक्यूल H2O है, इसमें H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलग अलग होती है पोलैरिटी, चार्ज होता है, H पॉजिटिव एंड O नेगेटिव।
इस वजह से ये जो चीजें इससे अट्रैक्टेड होगी उसको डिसॉल्व कर लेगा, जो इससे अट्रैक्ट होगी उसको डिसॉल्व कर लेगा। डाइपोलर मतलब दो पोल, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। क्लास 7th एनसीईआरटी केमिस्ट्री पढ़ लो सर, बेसिक लेवल का। मैंने पहले ही आपको बोला था एक दो बुक होती छोटी जनरल टाइप की, उसको पढ़ लो अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हो तो। H प्लस ओ एच, ओ का लिए नेगेटिव, H पॉजिटिव, H प्लस एंड OH माइनस, सही है ना। मतलब ऑक्सीजन OH वाला पार्ट नेगेटिव, इधर H पॉजिटिव, तो दोनों में पोल है, एक जो उससे अट्रैक्ट होगा उससे चिपक जाएगा, जो नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा उससे चिपक जाएगा, दोनों डिसॉल्व कर लेगा। चलिए, ये सवाल भी आपकी पीएम उजाला योजना, कौन सी, एलईडी बल्ब वाली स्कीम। एलईडी बल्ब, sodium lamp produce light in 360 degrees, but it is not so in the case of LED lamps. As street lights, sodium lamps have longer lifespan than LED lamps. Sodium bulb और LED बल्ब के बारे में कंपैरिजन दिया है। ये ना वैसे भी आप देखोगे यूपीएससी का ट्रेंड रहा है ऐसा सवाल पूछने का, सोडियम एलईडी, तो सोडियम तो उन्होंने पहली बार पूछा है, एलईडी का ये लोग पूछते रहे, क्यों, क्योंकि आपको याद होगा इन्होंने लाइफाई के बारे में पूछा था, सवाल आया था लाइफाई के बारे में, लाइट फिडेलिटी जिसको हम बोलते हैं, कि लाइट को एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेट हम क्या यूज कर सकते हैं, इंटरनेट ब्रॉडकास्ट करने के लिए। तो इनके लिए हमेशा से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहे। प्लस एनर्जी कंजर्वेशन की बात है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात है, तो नॉर्मल सोडियम लैंप और एलईडी लैंप में क्या डिफरेंस है, कभी कभी ओलेड या एलसीडी टीवी, एलईडी टीवी में क्या डिफरेंस है, उसको लेके आ जाता है। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखेंगे, पहला जो है ये बोल रहा है कि सोडियम लैंप जो है वो 360 डिग्री जो है लाइट प्रोड्यूस करता है, बट एलईडी नहीं होता। एलईडी बड़ा स्पेसिफिक होता है। आपको एक बात बताऊं, जो सोडियम लैंप होते हैं उनकी एफिकेसी अच्छी होती है। सोडियम लैंप जो होते हैं दे हैव मेटल्स एंड दे हैव गुड एफिकेसी, बट नुकसान क्या है सोडियम लैंप का, कि उसका लाइफ स्पैन बड़ा कम होता है। ऑन एन एवरेज सोडियम लैंप का मैं आपको बता देता हूं, सोडियम लैंप जो होते हैं वो 24,000 घंटे चलते हैं, 24,000 आवर्स का लाइफ स्पैन होता है इनका। एलईडी का जो लाइफ स्पैन है वो 24,000 से लेके 2 लाख घंटे तक हो सकता है। तो दूसरा तो गलत हो गया, क्योंकि ये बोल रहा है कि सोडियम लैंप की तो लाइफ ज्यादा होती है। अब आप सेकंड एलिमिनेट कर दो, आंसर आ गया, बी गया, सी गया, डी गया। तो आपको ये जानना जरूरी नहीं था पहला तीसरा। आप ऑप्शन देखिए फिर से, क्या आपको ये जानना जरूरी था कि सोडियम कितनी डिग्री में प्रोड्यूस करता है, 360 डिग्री है। आपके लिए जरूरी नहीं है। इसका लाइफ स्पैन होता है कम, तभी देखो आपको अगर वो भी नहीं पता एलईडी लाइट लाने का क्या पर्पस है, एफिशिएंसी बेटर है, ज्यादा दिन चलती है, बिजली भी कम खाती है, तो आप वो लॉजिक लगा लोगे कि ज्यादा तो चलती होगी, हम भाई ऐसी चीज क्यों लेके आएंगे जो उसकी लाइफ जो बार बार बदलनी पड़े। अब मोदी जी ये थोड़ी चाहेंगे कि हम ऐसे बल्ब लगाएं जिसको बार बार चेंज करना पड़े। तो सेकंड को ही एलिमिनेट कर लो, आंसर आ गया, मैंने आपको बता दिया प्रूफ। 24,000 घंटे चलता है ऑन एन एवरेज आपका सोडियम लैंप, एलईडी बल्ब चलता है 2 लाख घंटे तक। कितना हो सकता है। और स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैंप, इसको मैं जरा इरेज करता हूं, दिखेगा आपको बेटर। स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैंप इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमैटिक व्हाइल एलईडी लैंप्स ऑफर सिग्निफिकेंट। एलईडी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या, आप देखो इतने सारे कंपनीज का ऐड आते हैं, आप वो लगा सकते हो एलईडी की स्ट्रिप,
पर्पल कलर आप देखते हो ना, आजकल अलेक्सा इनेबल्ड है, कोई आईफोन इनेबल्ड है, एप्पल होम इनेबल्ड है, आप कलर चेंज कर सकते हो। एक बल्ब है, आप विबग्योर के कलर लगा लो, इतने सारे मल्टीपल मिलियंस ऑफ कलर्स हैं, आप पर्पल के 50 शेड लगा लो, ब्लू के 50 शेड लगा लो, होता है कि नहीं होता एलईडी बल्ब में। सोडियम लैंप का एक ही कलर रहेगा, सोडियम लैंप का एक ही कलर रहेगा। एलईडी बल्ब के आप जो है एक बल्ब में मल्टीपल ह्यू करके आता है, आपके बल्ब सीरीज आती है, कितने सारे मिलियंस ऑफ कलर्स में आप चेंज कर सकते हो। आपकी रियल लाइफ से बेस्ड है सर क्वेश्चन, अगल बगल आप यूज करते हो ये एलईडी बल्ब। सो स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट सोडियम लैंप के लिए मोनोक्रोमैटिक है, सिंगल कलर है, बट एलईडी के लिए आप मल्टीपल कलर यूज कर सकते हो। थर्ड सही है, फर्स्ट एंड थर्ड हमने सेटिस्फाई कर दिया। वैसे अगर आपको नहीं भी पता था, सेकंड आपको पता है, भाई कॉमन सेंस की बात है। हम एलईडी बल्ब क्यों लगाएंगे भाई सड़कों पे, अगर वो खराब हो जाएंगे हर 2 मिनट में 2 दिन में, दैट मीन्स कि एलईडी की लाइफ स्पैन अच्छा होगा। सेकंड गलत है, हटाओ इसको, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, यही तो आंसर है। सॉरी, ये जो है आपका, हाँ सॉरी, सी इज द आंसर। आप सेकंड को हटा दो, एलिमिनेट कर दो, एक सेकंड, हाँ सेकंड को एलिमिनेट कर दो आप, ये गया, ये गया, ए और ये बचा था आपका बी, ए एंड सी, 1 and 3 वाला, 3 ओनली और 1 and 3 ओनली, वो एक्चुअली हाइड हो गया था। तो ये आपको पता है गलती है, तो ये गया और ये चला गया, वो मैंने आपको बता ही दिया कि उसका 360 कवरेज होता है। एलईडी बड़ी स्पेसिफिक होती है उस जगह के लिए। ठीक है, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मुझे लगता है ये सबसे इजी सवाल था पूरे प्रीलिम्स के पेपर का। क्या लगता है आप लोग को? तो मैं जरा पानी पी लेता हूं, तब तक आप सोच के बताओ कि सबसे इजी सवाल था या नहीं था, बताओ। ACE2, मतलब मैंने इस पे वीडियो बनाया 5-6, तो मुझे लगता है स्पेशल क्लासेस ले ली होंगी कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, वीडियो भी बना दिया, स्पेशल क्लास भी ले ली, की एंड लॉक मैकेनिज्म समझा दिया। क्यों सर, सर मैम बताइए। की एंड लॉक मैकेनिज्म बता दिया आपको पूरा। ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं आपके बॉडी में, कई जगह पाए जाते हैं, लंग्स में बहुत होते हैं और स्किन में बहुत होते हैं। तो वो क्या होते हैं आपके, ऐसा की एंड लॉक की तरह काम करता है। तो ये आपका जैसा लॉक है, ये ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं। इसमें जो कोविड वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन आता है वो आके चिपक जाता है, फिर वो आपका RNA ट्रांसफर कर देता है। स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीजेस, सीधे देखते ही आंसर, ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं। कोविड वायरस स्पाइक प्रोटीन से रिलेटेड। जीन्स इंट्रोड्यूस इन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट। अच्छा ये इंटरेस्टिंग, इस बार सैटेलाइट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, सारे भाइयों के आगे, ये भी अच्छा एक ट्रेंड है। रेडियो कॉलर्स तो है ही नहीं, स्प्रेड ऑफ वायरल, सीधे सीधे सवाल। ACE2 रिसेप्टर स्पाइक प्रोटीन, जैसे कोविड ऐसे और भी वायरसेस डिजीज के लिए यूज होता है, सिर्फ कोविड के लिए नहीं है। मतलब हम लोग ने कोविड के लिए ज्यादा थोड़ा ध्यान दिया उसमें, बट इट इज यूज्ड फॉर मेनली ऑल वायरल डिजीजेस। ये सवाल थोड़े ट्रिकी होते हैं। Bisphenol APBA, a cause of concern, is a structural key component in manufacture of which of the following kind of plastics? तो एक तो आपके लिए यूपीएससी ने थोड़ा ऑलरेडी इजी कर दिया जब उन्होंने बोल दिया कि प्लास्टिक्स के लिए है। बिस्फेनॉल ABPA चिंता का कारण क्यों है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है? लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीइथिलीन ट्रिफेथलेट एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें मुझे जहां तक लगता है मेजरली लोगों को लगा होगा डी होगा आंसर, बट डी नहीं है, पॉलीकार्बोनेट है। मोस्टली लोगों को बी और डी में फंसा होगा 50-50 चांस % ऑफ प्रोबेबिलिटी के लिए, बट पॉलीकार्बोनेट जो है वहां पे ये कॉज ऑफ कंसर्न रहता है। क्यों? पॉलीकार्बोनेट में क्या प्रॉब्लम है इसका? क्योंकि पॉलीकार्बोनेट में जब इसको हम यूज करते हैं, ज्यादा अगर इसका एक्सपोजर हो तो ये ब्रेन डिसऑर्डर कॉज करने में, ब्रेन डिसऑर्डर कैन कॉज फीटस डिसऑर्डर,
ठीक है, प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज में ये पॉलीकार्बोनेट जो है जिसमें बायोस्फिनॉल ए यूज होता है वो दिक्कत पैदा करता है। ठीक है, वो आपका ये जो है बायोस्फिनॉल ए जो है पॉलीकार्बोनेट जो है उसमें जो यूज होता है, उस वजह से ये ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, फीटल डिसऑर्डर्स, प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज कॉज करता है। तो ये एक सवाल ऐसा है जो अगेन बेस्ड ऑन कि न्यूज में क्या आ रहा है, करंट अफेयर चीजों में किस केमिकल पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं, क्या कॉज ऑफ कंसर्न है, पोल्यूशन को लेकर रिलेटेड, बेसिकली अ लिंक बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट। अगेन सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, ट्राइक्लोसान considered harmful when exposed to high levels for a long time। अब ये सवाल अगेन इंटरेस्टिंग है। मेरा डिस्कशन हुआ टीम से और टीम ने इसका आंसर बी बोला है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। गलत क्या है मतलब इसमें डिबेटेबल है, उसका रीजन मैं बताता हूं आपको। इसमें दो चीजों पे ये सवाल फंसेगा, इसको हम मार्क करते हैं स्टार। ये जो ट्राइक्लोसैन करके है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है मेजरली। आपको फूड प्रिजर्वेटिव में इनको यूज करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव में हम इसको यूज करते हैं। अब यूपीएससी ने फंसा दिया यहां पे आपको। कैसे फंसाया देखिए, इसने बोला ये हार्मफुल है, बात तो सही है, बट व्हेन एक्सपोज टू हाई लेवल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसको टॉयलेटरीज में भी यूज किया जाता है। और हाई लॉन्ग टाइम के लिए एक्सपोजर डिओड्रेंट में यूज होता है। आप लगा ले तो बॉडी में 4-5 घंटे तो रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड विच यू यूज। बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स, टूथपेस्ट, टॉयलेटरीज में यूज होता है। अब फंस गए ए और डी में, किसको चूज करें। तो अगर ये हाई लेवल ऑफ लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की बात कर रहा है, लॉन्ग टर्म एक्सपोज हो, तो उस हिसाब से तो डी होना चाहिए इसका आंसर। तो हम इसको भी स्टार मार्क करेंगे। मेरे हिसाब से आंसर डी है। बाकी तो खैर हम लोग एक बार रिवाइज आंसर की निकालेंगे। देखिए कुछ सब टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें यू कैन नेवर बी श्योर अंटिल यूपीएससी रिलीजेस द फाइनल की। बट कंसिडरिंग द लॉजिक, क्योंकि अगर उसको हाई एक्सपोजर नहीं लिखना होता तो वो बस लिख देता है कि ट्राइक्लोसान जो है ये दिस इज अ हार्मफुल सब्सटेंस। इनमें से किस में यूज होता है, डायरेक्टली भी तो बोल सकता था ना कि किस में यूज होता है, बट जानबूझ के लिखा एग्जामिनर ने कि हाई लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है। अब उसमें आप ये भी लॉजिक लगा सकते हो कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर तो खाने की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि फूड प्रिजर्वेटिव है तो खाने में पड़ा रहेगा, आपकी बॉडी में रहेगा। बट बात यह ना कि आपकी बॉडी में गया 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम, ठीक है, डाइजेस्ट हुआ, तो लॉजिक आप वो भी लगाओगे। बट मेजरली जो देखा गया है कि अब आप फिर यहाँ पे ये ना एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता इतना सोचने के लिए, इसीलिए आप पहले मॉक टेस्ट में सब चीजों की प्रैक्टिस करते हो। मेन कंसर्न क्या है कि आजकल रूल्स और रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उन पर बहुत ध्यान रखा जाता है। अब ये चीज सोचिए, अगर आप लॉजिक ही लगा रहे हैं तो आप ये सोचिए कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में या जो प्रिजर्वेटिव्स जो यूज होते हैं उसमें आजकल बड़े स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हो चुके हैं कि खाने में ये चीज नहीं होगा। आप देखते होंगे कि एफएसएसआई का कुछ ना कुछ रेगुलेशन आ रहा है, ठीक है, आपके फ्री रेडिकल एजेंट्स जो हैं, आपके मल्टीपल चीजें जो है नहीं यूज कर सकते। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका होगा वो हम लोग के हिसाब से डी है, टॉयलेटरीज, क्योंकि उसमें मेजरली यूज होता है। और आप डिओड्रेंट, टूथपेस्ट, ये सब चीजें यूज करते हो, मेजरली डिओड्रेंट और बाकी चीजें, और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर उसका होता है। और क्रीम में यूज होता है ना सर, सबसे बड़ा बात क्या है, क्रीम। आप क्रीम लगाओगे 4-5 घंटे तक आपकी स्किन पे रहेगी, तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर तो वहां से आया। उस लॉजिक के बेसिस पे इसका डी आंसर हो सकता है। फूड प्रिजर्वेटिव में भी यूज किया जाता है, बट सवाल क्योंकि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की बात कर रहा है तो वी विल गो विद डी। बाकी लेट्स सी, इसको हम एक्सेप्शन में मान के चलते हैं। विल मूव ऑन। Now, which of the following is a reason why astronomical unit is measured, astronomical distances are measured in light years?
ठीक है, तो एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक होता है लाइट ईयर, दोनों यूज होते हैं, बट जनरली लाइट ईयर क्यों यूज किया जाता है, बताइए क्या लगता है आपको? मैं आंसर इसका छिपा दे रहा हूं आपके लिए, लॉजिक बताएंगे। ये सवाल मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि देखिए फिजिक्स का सवाल है, बहुत बेसिक, और स्पेस के बारे में आपने पढ़ा होगा। ऐसा क्यों कि हम जो है लाइट ईयर यूज करते हैं और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है अगर आप देखोगे, और बाकी जो है पास्कल और ये जो अलग अलग यूनिट है उसको यूज क्यों नहीं करते? अब जो लोग ये बोल रहे हैं लाइट ट्रेवल स्टेट्स, स्ट्रेट कहां लिखा है कि लाइट सीधी ट्रेवल करती है? मतलब मैं, अगर लाइट सीधी ट्रेवल करती तो मैं अगर दरवाजा बंद कर दूं तो लाइट को तो बाहर निकलना नहीं चाहिए, लाइट बेंड नहीं हो सकती। बताओ। अरे आपको याद होगा, टॉपिक हमने पढ़ा है, डिस्कस भी किया हुआ है, एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटेशनल लेंसिंग सुनी है बात? सुनी तो होगी, पढ़ी तो होगी। ग्रेविटेशनल लेंसिंग, उसमें पता है लाइट बेंड होती है ऑब्जेक्ट के बगल में, तो उससे जो आपके टेलीस्कोप होते हैं दे कैन सी बेटर आउटर स्पेस ऑब्जेक्ट। सुना है कि नहीं सुना? ग्रेविटेशनल लेंसिंग वही है ये, जानबूझ के फंसा दिया उसने एग्जाम में। ग्रेविटेशन लेंसिंग में क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स के बीच में लाइट बेंड हो जाती है, तो वो क्या होती है, इमेज जो है एज अ उसकी तरह लेंस की तरह काम करती है, जो लाइट आ रही है। पढ़ाया था आप लोगों को, डीएनए में भी है ग्रेविटेशन लेंसिंग। अब बोल रहे सर एग्जाम में दिमाग नहीं चलता इतना, दिमाग एग्जाम में ही तो चलाना था। यहां तो चलो ठीक है, एग्जाम दिमाग में ही तो चलाना है, और दोनों ही चलाना है, दिमाग एग्जाम में चलाना है और वहीं पे दिमाग रखना है अपना। तो लाइट जो है बेंड हो सकती है, आइंस्टीन की थ्योरी भी है। तो डिस्टेंस अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, दैट इज द प्रॉब्लम, इट चेंजेस। दस, आपको डार्क मैटर, डार्क एनर्जी पढ़ा होगा आपने, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूनिवर्स। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, ऑब्जेक्ट्स भी दूर जा रहे हैं, प्लैनेट भी बड़े हो सकते हैं, तो डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा उनके बीच में। तो ऐसी चीज से मेजर किया जाए जो चेंज ना हो, वो है लाइट। स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट मोस्टली, स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट। आप देख लो रहा ऑप्शन, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। स्ट्रेट लाइन का क्या लॉजिक है भाई? स्ट्रेट लाइन में जाती है तो फिर तो ग्रेविटेशन लेंसिंग तो होती ही नहीं फिर तो। समझ में आ गया आंसर? समझ में आया आप लोग को? लॉजिक, लॉजिक लगाओ बस, लॉजिक। अगर लाइट सीधी जाती है दैट मींस अगर मैं कमरे में दरवाजा बंद कर दूं तो आपको दूसरे कमरे में दिखनी नहीं चाहिए लाइट, तो फिर कैसे नीचे से लाइट दिख रही है आपको? दरवाजा बंद है, नीचे से भी लाइट दिख रही है, कहीं से तो निकल रही है लाइट, आपकी आंखों तक तो पहुंच रही है, रेटिना तक नहीं पहुंच रही है। आप सोचो ना, अगर लाइट सीधी जा रही होती तो मैं लाइट जा रही है सामने बंद कर दूं बस उसको। सो एज फार एज वी आर कंसर्न, सी इज द आंसर।